जय हिंद दोस्तों। आज हम 18 अक्टूबर 2024 के विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 17 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं बी ए सी। ये आपके प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आज के लिए, और ये रहेगा मेंस बेस्ड क्वेश्चन एससीओ से हमने लिया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ के लिए और कोई अपने डाउट या आंसर के लिए आप टेलीग्राम का चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी न्यूज है सिटीजनशिप को लेकर। ये द हिंदू की न्यूज है। देखो, अगर मेरे पास हमेशा टाइम रहेगा ना तब मैं ये पेपर की कटआउट को भी इंक्लूड कर दूंगा, अगर टाइम रहेगा तो। बाकी नहीं कर पाऊंगा। आज था तो आज मैंने कर दिया है। ये द हिंदू की न्यूज थी। देखिए क्या बात हो रही है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985, उसके अकॉर्डिंग हमने सेक्शन 6A बनाया हुआ है, जो कि बात करता है असम अकॉर्ड की, या फिर असम के अंदर जो सिटीजन्स है उनकी। चलिए क्या बात है। देखो यहाँ पे विजन में ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ऐड किया था। देखो 6A क्या बताता है कि अगर कोई भी शख्स आसाम के अंदर 1 जनवरी 1966 से पहले अगर आया हुआ है तो उसको वो सारे के सारे राइट मिलते हैं जो एक सिटीजन को मिलने चाहिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इंडिया का सिटीजन है और जैसा वो सिटीजन ट्रीट होता है वैसे ही सेम टू सेम ट्रीट होगा, जस्ट एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। ओके, पर अगर कोई शख्स 1966 के बाद आया है बट 1971 से पहले आया है, मतलब कोई शख्स 1966 के बाद आ गया और 71 से पहले आ गया, तो सेम उसको सारे के सारे राइट मिलेंगे बिल्कुल, बट राइट टू वोट नहीं मिलेगा फॉर 10 ईयर्स। मतलब कि समझ लीजिए कि मैं 68 में एंटर किया था, तो 10 साल के लिए मेरे पास सारे राइट हैं बट राइट टू वोट नहीं है। मतलब मेरे पास राइट टू वोट आफ्टर 78 आएगा। ओके, समझ गए आप? ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस था जो आप समझ गए हो। क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है कि 1966 से 1971 के बीच में जो भी आए उनको हमने सब कुछ राइट दिए हुए हैं, तो नहीं, सब हमने नहीं दिए रहे। ठीक है, सबसे पहले तो ये इशू हुआ क्यों है। तो देखो होता क्या था कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी। पहले जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया के अंदर घुस रहे थे और मेजरली असम के अंदर घुस रहे थे, इसीलिए हमें कुछ उधर प्रोविजंस लाने पड़े। ये 6A वन ऑफ दिस प्रोविजन है। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं। अभी देखो ये पेज को ना मैं नीचे डाल दूंगा, अभी के लिए बड़े पढ़ाओ, बाकी नीचे डाल देंगे। सिटीजनशिप 1955 क्या क्या प्रिस्क्राइब करता है। सबसे पहले एक्वायरिंग वेज ऑफ सिटीजनशिप, बर्थ, डिसेंट। इसको नाम आप कोड से याद रखो। एक्वायरिंग सिटीजनशिप का कोड है ब्रांड, बी फॉर बर्थ, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, ए फॉर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है उसको आप एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी रखो, एन फॉर नेचुरलाइजेशन एंड डी फॉर डिसेंट। आपके सारे के सारे हो गए। ठीक है, ब्रांड। फिर दूसरा, क्या इंडिया डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मैं कनाडा का भी सिटीजन हूँ और इंडिया का भी सिटीजन हूँ? नहीं हो सकता है, सिर्फ एक के ही सिटीजन रह सकते हो। अगर मैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मेरे लिए कैंसिल हो जाएगी। और मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट 2019 का, जिसमें मैं बोला था कि हमारे जो आजू बाजू वाली कंट्रीज है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसके अंदर रहा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब पर्टिकुलर रिलीजन से हमने बात की है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, अगर उनको इंडिया के अंदर आना है और वो 31 अक्टूबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए हैं, तो उनको डायरेक्टली ऑर्डिनरी सिटीजन के राइट मिल जाएंगे, प्रोसीजर्स के थ्रू मिलेंगे, बट वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है। इन शॉर्ट, ठीक है, वो इलीगली नहीं आया है, ऐसा हम बोलेंगे। इसमें आपको याद क्या रखना है, हमने इधर मुस्लिम ऐड नहीं किया हुआ है। अभी आप बोलोगे कि भाई ये हमने क्यों किया, तो देखो ये जितनी भी कंट्री है ना, इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें जो मुस्लिम है वो मेजोरिटी में है। और हमारा एम क्या था कि इन कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटी में है उनको हम अलाउ करें इधर आने के लिए, दैट्स इट। तो ये जो कंट्री की माइनॉरिटीज थी यही है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, इसीलिए। और बाकी पॉलिटिकल मोटिव तो जो भी हो, गॉड नोज। चलिए इधर देख लेते हैं कि विजन की न्यूज क्या थी। वही नॉर्मल कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि जो सिटीजनशिप का एक्ट है वो यूनियन ही डिसाइड कर सकता है, पार्लियामेंट, एज पर आर्टिकल 246 एंट्री 17। फिर जो ये सेक्शन 6A है वो वायोलेट नहीं करता है
इक्वलिटी को, राइट टू इक्वलिटी को अंडर आर्टिकल 14, क्योंकि असम की यूनिक सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। फिर इम्पैक्ट ऑफ कल्चर की कोई भी हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि जो भी असम के अंदर एंटर किए हैं वो लोग असम के कल्चर को हार्म कर रहे हों, ठीक है। एंड एट लास्ट ऑन द कट ऑफ, यही डेट हमने क्यों रखी, हमने 1971 25 मार्च को ही क्यों चूज किया, क्योंकि 24 मार्च को ही ऑपरेशन शुरू हुआ था पाकिस्तान का, ऑपरेशन सर्च लाइट, बांग्लादेश के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी उसको बंद करने के लिए, ठीक है, उसको कर्ब करने के लिए, इसीलिए हमने ये 24 मार्च डेट रखी, सॉरी 25 मार्च डेट रखी, ठीक है। और इसलिए हमने बोला कि भाई उसके बाद से जो भी आ रहा है ना वो माइग्रेंट ऑफ वॉर होंगे, ठीक है, माइग्रेंट ऑफ पार्टीशन नहीं, ओके, कि वॉर हुई इसलिए आप आ रहे हो, बाकी आप इधर नहीं आते। गॉट इट। ये कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, अब बस ये याद रखना, इसको मैं पीछे जाने ही देता हूँ। फिर दूसरी न्यूज है कि इस्लामाबाद होस्ट 23rd मीटिंग ऑफ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो वही देख लेते हैं कि सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एससीओ। ओके, देखो एससीओ को ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां एक दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट आती है और मिलती है। ये 2001 में स्टार्ट हुआ था और 6 कंट्री ने मिलकर साथ किया था। कौन कौन सी 6 कंट्रीज थी, तो भाई सबसे पहले रशिया, फिर उसके नीचे जो आती है चाइना, फिर उसके चाइना के बाजू वाली कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान, फिर काकी जैसे हमारा है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। ओके, इससे आपका पहला क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि भाई किन कंट्रीज ने मिलकर इसको शुरू किया था। इधर बस एक ऑप्शन रख देंगे कि तुर्कमेनिस्तान भी थी क्या, तो नहीं थी, तुर्कमेनिस्तान अभी भी इसका पार्ट नहीं है और पहले भी नहीं थी, ठीक है। ओके, ये 6 ही कंट्री थी। आप लोकेशन याद रख लीजिएगा, 4 सब कुछ बाजू में लग के ये कंट्रीज है तो आपको कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी कोई कंट्री आती है तो वो एससीओ का पार्ट नहीं है। ओके, तो ये कंट्रीज 6। करंट मेंबर कौन है, तो देखो एक तो इंडिया ऐड हुआ है, ईरान ऐड हुआ है, फिर पाकिस्तान ऐड हुआ है एंड बेलारूस ऐड हुआ है। क्या अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके मेंबर हैं, नहीं, ये इनके मेंबर नहीं है, बट ऑब्जर्वर स्टेटस इन्हें मिला हुआ है, ठीक है। बैठते आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ओके, गोल क्या है, तो अपनी जो आजू बाजू की कंट्रीज है उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्फीयर में कॉपरेशन को बढ़ाना। ओके, क्या ये एक्चुअली कर पाता है, ऐसा नहीं कर पाता है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एट लास्ट बीजिंग में, चाइना। आपको कोई भी एससीओ का क्वेश्चन आता है, आप शुरुआत कहाँ से करोगे, एससीओ के बैकग्राउंड से कि भाई ये एससीओ है। ओके, आगे देखते हैं। अभी जो मीटिंग हुई एससीओ की पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में, यहाँ पे ना एक यूनिक चीज हमें देखने को मिली। ये देखो, ये भी हिंदू की न्यूज है, हिंदू का कटआउट है, कि पाकिस्तान ने एज वेल एज इंडिया ने एक दूसरे को ब्लेम करना इस मीटिंग में बाकी रखा, कि भाई इस बार उन्होंने एक दूसरे को ब्लेम किया ही नहीं है, किसी भी स्फीयर में नहीं किया है। हो सकता है पहले इनफॉर्मली बात हो गई हो कि भाई हमें थोड़ा कोऑपरेशन बनाना चाहिए और हम एक दूसरे को गाली गलौज न करके अच्छे काम पे ध्यान दे, मे भी। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ देख लेते हैं कि भाई काउंटर टेररिज्म में हमें ये काम आता है। क्यों, क्योंकि एससीओ ने अपनी एक बॉडी बनाई हुई है, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो उसको काउंटर करती है, ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर करती है, एक्सेट्रा। बट ये इफेक्टिवली इतना काम नहीं करती है। दूसरा, कॉपरेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब के साथ कॉपरेशन बनाने में ये काम आता है, क्योंकि मेनली तो यही कंट्रीज है ना बीच में। ओके, फिर ये इंडो रशियन टाइज को भी और बढ़ाता है। यस, ऑलरेडी रशिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, एक और हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है उनके साथ बातचीत करने के लिए और टाइज को बढ़ाने के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी में भी हमें काम का है, क्योंकि 4% ऑफ गैस रिजर्व्स और 3% ऑफ ऑयल रिजर्व्स इस कंट्रीज में मिल जाते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स टू बैलेंसिंग चाइनाज डोमिनेंस इन रीजन, जैसे कि चाबहार पोर्ट, आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी क्या है भाई, तो रशिया से लेकर के इंडिया तक की गैस पाइपलाइन है आईएनएसटीसी। फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, फिर चाबहार पोर्ट ईरान का पोर्ट है, जो हमारी बात हुई है कि हम बनाएंगे और हम उनको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ईरान में है। बट अभी के लिए इनका काम सब रुका हुआ है, क्योंकि ईरान के अंदर वॉर चल रही है और वैसे भी हमारा काम उनके साथ थोड़ा स्लो है,
बिकॉज ईरान और यूएसए एक दूसरे के दुश्मन है, तो हमें इनडायरेक्टली थोड़ा स्लो करना पड़ रहा है, और ईरान भरोसेमंद भी नहीं है पार्टनर। ओके बट फिर भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं इसे। चैलेंजेस क्या क्या है एससीओ के? तो सबसे पहले तो डिस्प्यूट अमंग जो मेंबर है वही लड़ते रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, रशिया और कजाकिस्तान के बीच में भी डिस्प्यूट है। फिर अपना ये तजिकिस्तान और किर्गिस्तान भी लड़ते रहते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे मेंबर लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर कंपटीशन फॉर डोमिनेंस बिटवीन रशिया एंड चाइना, यस दोनों चाहते हैं कि हम इनको लीड करें, बट वो तो हो नहीं पाता है। और फिर डाइवर्जेंस इंटरेस्ट भी है कि सारी कंट्रीज अलग अलग इंटरेस्ट के थ्रू इसके अंदर पार्टनर बनी हुई है, कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है किसी की भी। ओके बट अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई उसमें क्या क्या बात की है ये आप अपने नोट करोगे, ठीक है। इंडिया ने भाई 3 इविल हाईलाइट किए हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, ये 3 इविल हाईलाइट किए हैं। अभी देखो इन 3 में से किसी पे भी क्वेश्चन आता है ना, आप ये इंट्रो में डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, बॉडी में, कंक्लूजन में, वॉट एवर यू लाइक, बट हाँ यूज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर इंडिया ने भाई इंडोर्स नहीं किया चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्यों करेंगे, हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और फिर क्रिटिसाइज किया हमने यूनिलेटरल सैंक्शंस को जो यूएसए लगा देता है अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, जैसे कि रशिया के ऊपर लगाया हुआ है यूक्रेन के सामने वॉर करने के लिए। सैंक्शन क्या होता है, इकोनॉमिकली सब इसको बॉयकॉट कर दो। फिर एडवांस इंडिया डिजिटल एजेंडा को हमने लॉन्च किया कि भाई हमें इस पे ऊपर काम करना चाहिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और डिजिटल इंक्लूजन के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी देखो ये काम कैसे आ सकता, मतलब इंडिया इसका कैसे फायदा उठा सकता है एससीओ का, आपको अगर लिखना हो तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे है वही देख लीजिए कि इंडिया डिजिटल स्फीयर में अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सकता है रीजन के अंदर, फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट अगेन इधर से ही, इंडिया 3 इवल्स को काउंटर कर सकता है, जैसे कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म बाय यूजिंग एससीओ, और इनहेंसिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एससीओ मेंबर्स। फिर आप आगे क्या बढ़ा सकते हैं, सेम हमारी अप्रोच को हम लेते हैं, पेस्टली ले लेते हैं। ई से क्या है भाई, तो इंडिया एजुकेशनल और कल्चरल टाइज को बढ़ा सकता है, जैसे कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन कंट्रीज में जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, तो इसमें काम आ सकता है। फिर इंडिया अपना टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। फिर ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज तो है ही भाई, जैसे कि हमने आईएनएसटीसी बना दिया, हम और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके अपने इकोनॉमिक टाइज बढ़ा सकते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी डायलॉग और बॉर्डर मैनेजमेंट को हम इनहेंस कर सकते हैं। और हाँ इतना काफ़ी है, बहुत हो जाएगा इतना भी। इसमें आप की पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं कि भाई इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन सेंट्रल एशियन रीजन, उसमें ये हमें फ़ायदा दे सकता है। फिर इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है आर्कटिक के साथ ज़्यादा काम करने की, आर्कटिक रीजन के अंदर, उसमें रशिया हमें हेल्प करवा सकता है। फिर इंडिया अपने इंपोर्ट्स को और डाइवर्सिफाई कर सकता है, ये सिर्फ मैं इकोनॉमिक बता रहा हूँ। इवन फिर इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकता है, इवन इन डिफेंस सेक्टर टू दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और आखिर में आप कंक्लूजन डाल सकते हैं कि भाई इंडिया कैसे अपने आप को इस रीजन का लीडर भी बना सकता है बाय यूजिंग देयर वसुदेव कुटुंबकम फिलोसफी और सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव यहाँ पे नहीं लगेगा, बट सर्वे भवन्तु सुखिनः लगा दीजिए आप, चल सकता है। बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। और हाँ देखो ये PYQ 23 में था, फिर जो हमने सिटीजन देखा वो 2021 में, उससे पहले भी पूछा गया है। अभी नीचे देखते हैं कि पार्टिसिपेट प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस, ये भी देखो PYQ का पार्ट है, क्योंकि बुद्धिज्म के ऊपर बहुत सारे PYQ आए हैं, क्योंकि ये एक बताना तो भाई वाजिब नहीं है। चलो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये अभिधम्म दिवस क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई जब लॉर्ड बुद्धा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी लोक पे आए थे, उसी को हम बोलते हैं अभिधम्म दिवस, ठीक है। मतलब कि सेलेशियल रिम त्वतिमसा देवलोक से संकस्या में आए थे, संकस्या जगह है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट ये जगह है उत्तर प्रदेश की, संकस्या। ओके, तो उस दिन को हम अभिधम्म दिवस मानते हैं। और साथ ही साथ दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है कि इसी दिन के ऊपर वर्ष था,
अभी देखो वस्सा जो शब्द है ना, ये वर्षा से आया है। वर्षा मतलब बारिश, ठीक है। वर्षा को आप समझ लीजिए, आर बीच में सड़ गया तो बच जाएगा वस्सा। वस्सा का एंड होता है, ठीक है, रिट्रीट मतलब बारिश की समाप्ति होती है जब मानसून खत्म होता है वो। तो वस्सा दिन भी तभी को आता है, ठीक है। वस्सा मतलब एंड ऑफ मानसून। ओके, अब इस वस्सा दिन को ही ना ये जो भी लोग होते हैं, अभी देखो होता क्या था पहले के टाइम में, जब बारिश आती थी ना, तो ये लोग गुफाओं में छुप जाते थे। उतने टाइम तक गुफाओं में अपना रिसाइड करते थे, जो भी भिक्षुक होते थे, बुद्धिस्ट भिक्षुक वो। और जब वर्षा खत्म हो जाती थी, मतलब वर्षा आता था, तब वो प्रयाण करते थे। प्रयाण मतलब उधर से निकल जाना, तो उसी को हम बोलते हैं पवरान फेस्टिवल, ठीक है। ये प्रयाण से आप याद रख लीजिए, पवरान फेस्टिवल, जहाँ पे ये लोग वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद अपनी गुफाओं से निकल के फरी से अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये दिन अभिदम दिवस दो तीन चीजों को मार्क करता है। एक तो बुद्धा का स्वर्ग से जमीन लोक पे आना, दूसरा वस्सा का खत्म होना, और तीसरा पवरान दिवस, पवरान फेस्टिवल। ओके डन। और देखो ये जो मैंने बोला ना कि बुद्धा देवलोक से संकस्या में आए, इसका हमें पिलर भी मिलता है, संकस्य पिलर, जो कि अशोक का एलिफेंट पिलर है, वो इसी चीज को मार्क आउट करता है। ओके दैट्स इट, पूरा आप समझ गए, ठीक है ना। और भाई दूसरा इसको क्यों सेलिब्रेट किया था, रिसेंटली जो इंडिया ने क्लासिकल लैंग्वेज में पाली को ऐड कर दिया था ना, तो थोड़ा बहुत ये भी सेलिब्रेशन था। मैंने ये न्यूज कवर की थी 4 अक्टूबर को कि कैसे कौन कौन सी लैंग्वेज हमारी नई क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड हुई है। ओके, सबसे पहले वही देख लेते हैं कि अभिधम्म का मतलब क्या है। देखो बुद्धिज्म के अंदर 3 बुक मेन है, 3 बुक जिसको हम बोलते हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक या फिर त्रिपिटक, जो भी आप बोलो। इस त्रिपिटक के अंदर यहाँ पे देख लीजिए, एक आती है विनय पिटक, एक आती है सूत पिटक, और तीसरी आती है आपकी अभिधम पिटक। अभी विनय पिटक में हम बात करते हैं विनय। विनय का मतलब क्या होता है, एथिकल स्टैंडर्ड्स। कर्टेसी मींस विनय, तो ये एथिक्स बताता है कि कैसे मोनास्टिक रूल्स होने चाहिए, कैसे बिहेव करना, क्या करना है। फिर सूत पिटक, सूत मतलब देखो सूत शब्द बना है सूत्र से। सूत्र क्या होता है, हमारे फॉर्मूलाज और डिस्कोर्सेस जो हमने सेट किए हुए हैं। तो सेम ये डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा है और उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल डिसाइपल्स, उनके डिस्कोर्सेस हैं। अभी डिस्कोर्स में वही समझ लीजिए कि सूत्र मतलब फॉर्मूलाज, कि कैसे काम करना चाहिए, दैट्स इट। ओके, और तीसरा है हमारा अभिधम पिटक। वो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई अभिधम पिटक जो है वो कलेक्शन ऑफ सूताज है, टीचिंग। ये जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है उसको दिखाता है, और साइकोलॉजी को दिखाता है बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन की। ओके, फिर अभिधम पिटक का भाई मतलब क्या होता है, तो 2 शब्द से बनता है। अभी सबसे पहला शब्द जिसका मतलब है हायर और फर्दर, आगे, और धम मतलब टीचिंग, तो दैट मीन्स हायर धर्म और फर्दर ट्रूथ, आगे का सत्य, ठीक है। जो थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटक है पाली कैनन, वो फंडामेंटल टू थेरावाद है। अभी थेरावाद मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से ऊपर से बता लेता हूँ कि देखो बुद्धिज्म, हम बुद्धिज्म लेते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म के 2 पार्ट है मेनली, एक है महायान और दूसरा है हीनयान। ये जो हीनयान है वो पुराना है, ठीक है, पुराना है, ये ओल्ड है, और ये है न्यू। एक तीसरा भी होता है वज्रयान, बट वो हम अभी याद नहीं रखेंगे, किसी दिन बुद्धिज्म करेंगे तब। अब ये हीनयान का ही ना एक ऑफशूट है थेरावाद बुद्धिज्म। थेरावाद मतलब जो ठहर गया, थेरा में ठहरना आपको दिख रहा है ना, ठहर गया, कि जो पहले चल रहा था उसी को एक्सेप्ट किया, उधर ही ठहर गया, इसलिए इसका नाम थेरावाद है, ठीक है। थेरावाद जो है वो पाली लैंग्वेज का शब्द है। इसका ही दूसरा नाम होता है, और में आप डाल दीजिए स्थाविरवाद। स्थाविर मतलब क्या होता है, जो स्थिर हो गया, स्थिर हो जाना मतलब रुक जाना, स्था, अरे यार, स्थाविरवाद, ठीक है। अब ये स्थाविरवाद जो है वो संस्कृत का शब्द है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो बुद्धिज्म के हीनयान सेक्ट में से थाविरवाद और स्थेरावाद दोनों
वो उसका पार्ट है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, अभी के लिए इतना काफी है। ये अभिधम पिटक जो है वो 7 बुक से बना हुआ है, अलग अलग बहुत सारी बुक है। ये स्पेशलाइज वोकेबुलरी भी है इसके अंदर पाली भाषा के लिए। और मेनली इसमें क्या क्या चीजें बताई हुई है, एक तो सित बताया हुआ है, मतलब कि कॉन्शियसनेस। अगेन ये भी शब्द ना चित्त से बना हुआ है। हिंदी भाषा में शब्द है चित्त, तो चित्त से बना है सित, तो वो कॉन्शियसनेस दिखाता है। फिर अगेन सेतासिक लिखा है, इट इज चेताशिक। ये अगेन हिंदी का शब्द है जहाँ पे इन लोगों ने ना च को स कर दिया है मोस्ट ऑफ जगह पे। तो चेतासिक दिखाता है हमें मेंटल फैक्टर, चेतासिक जो हम बोलते हैं। फिर रूप, रूप तो आपको पता चलता है ये मटेरियलिटी दिखाता है। और लास्ट है निब्बाना, जो कि फाइनल लिबरेशन दिखाता है। ये शब्द लिया गया है निर्वाणा से, ठीक है। ये सब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है कहाँ से लिया गया है। ये तो आपको कनेक्ट हो इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ ये शब्द निर्वाण से लिया गया है, ये चित्त से लिया गया है, एक्सेट्रा। निर्वाण मतलब क्या होता है, फाइनल लिबरेशन, जब आपको मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है। ओके, अब देखो चाहूं तो मैं बता सकता हूँ ये हीनयान और महायान का डिफरेंस, बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके चलो, छोटी सी चीज देख रही है कि अदर इंपॉर्टेंट वर्क जो पाली भाषा में लिखे गए हों, तो जातका स्टोरीज, मतलब कि बुद्ध की लाइफ से कनेक्टेड वो स्टोरीज हों। फिर अष्टशालिनी, सम्मोह वाहिनी, सॉरी सम्मोह विनोदनी। फिर धर्मपद और धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। ओके, और ऊपर देख लेते हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज की बात की, तो रिसेंटली कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो मराठी, प्राकृत, असमीज, बंगाली और पाली। पाली तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे पहले कौन सी ऑलरेडी है, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा, उड़िया और संस्कृत ऑलरेडी है हमारी, ठीक है। साउथ की सारी लैंग्वेज है। फिर मराठी, प्राकृत, असमीज, बंगाली, पाली। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी ना इसको नहीं देखेंगे, शॉर्ट न्यूज को देख लो। शॉर्ट न्यूज में ना ये कहाँ पे गया, एमएसपी। एमएसपी, चलिए फोटो से देखते हैं हम उसको। अभी देखो एमएसपी क्या है, तो कोई भी फार्मर अगर कोई क्रॉप उगा रहा है तो उनको हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है। इसी नुकसान को टैकल करने के लिए समझ लीजिए कि मैंने गेहूं उगाया और गेहूं की क्वालिटी खराब हो गई, या फिर कुछ भी XYZ कुछ हो गया, मुझे मार्केट में इसको मैं गेहूं बेच नहीं पा रहा हूँ, कोई मुझसे ले ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो वही कंगाल हो जाऊंगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं आपको 23 क्रॉप की गारंटी देता हूँ, कि ये आप 23 क्रॉप उगाइए, और कुछ भी हो जाता है कि कोई आपका मार्केट में नहीं रहता है, कोई थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, कुछ भी होता है, ये 23 क्रॉप मैं लूंगा, गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। तो जिस पे गारंटी दी जा रही है 23 क्रॉप पे लेने की, यही है एमएसपी। एमएसपी, अभी एमएसपी का मतलब क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप बोलोगे गवर्नमेंट आप ले तो लोगे, बट यार फिर आप बोलोगे कि इस गेहूं सारों का मैं 10 रुपया ही दूं तो कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं यार, मैं एमएसपी पे लूंगा। एमएसपी मतलब कि मिनिमम इतने रुपए पे लूंगा। तो एमएसपी में एडवांस ही गवर्नमेंट बता देती है, अगर आप मुझे 1 साल के बाद गेहूं देने आओगे तो फिर उसका मैं 20 रुपया दूंगा, चावल देने आओगे तो उसका मैं 15 रुपया दूंगा, फिर ये देने आओगे तो उसका 30, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हम 23 क्रॉप का पहले से ही बता देते हैं, तो फार्मर को आइडिया आ जाए ना भाई कि मुझे कौन सा उगाना है और कौन सा मुझे बेचना है। गॉट इट। इसकी एक दिक्कत भी है, आप मुझे बताइए, अगर गेहूं के ऊपर एमएसपी मिल रही है और कोई मिलेट्स है, कौन है जैसे, उसके ऊपर नहीं मिल रही है, तो आप मुझे बताओ मैं कौन सा उगाऊंगा। डेफिनेटली गेहूं, राइट, कि चलो उसमें कोई गारंटी तो है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगी, इसलिए मैं वही उगाऊंगा। इससे क्या होता है कि हम कुछ ही क्रॉप बार बार उगाते हैं, उसको डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। इससे जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी प्रोडक्टिविटी भी कमजोर होती है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी फर्क आता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं एमएसपी कैसे काम करता है। आप एमएसपी तो समझ गए, राइट। ये थोड़े पुराने नोट्स हैं बट ठीक है, अभी भी अच्छे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एमएसपी यहाँ पे देख लीजिए। एमएसपी को रेकमेंड कौन करता है कि कैसा होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए एमएसपी, किस क्रॉप के ऊपर कितने रुपए दें। तो भी रेकमेंड करते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड
प्राइजेस, ठीक है, कि कॉस्ट और प्राइस कितनी लग रही है उसके मुताबिक हम कॉस्ट कितनी है उसके मुताबिक सेट करते हैं कि एमएसपी कितनी देनी चाहिए। ओके, फिर दूसरा कि रेकमेंड तो दे दिया, अब इसको अप्रूव कौन करेगा कि हाँ भाई आपने सही बोला है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव करेगी। और इस कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको हेड कौन करते हैं, तो भाई पीएम खुद हेड करते हैं, पीएम इसके हेड होते हैं। ओके, और हाँ एक छोटी सी चीज रह गई है, कैबिनेट कमिटी ऑन सीपी है ना, कॉस्ट एंड प्राइजेस, इसको भाई ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट के थ्रू बनाया गया है। ओके, तो भाई अप्रूव भी हो गया, समझ लीजिए कि हाँ भाई पहले रेकमेंड हुआ, रेकमेंड की प्रोसेस खत्म हुई, यहाँ से गया था, फिर अप्रूव हो गया, ये भी खत्म हो गया। अभी अनाउंस करना पड़ेगा ना किसी को कि हाँ भाई हमने इसके ऊपर इतनी एमएसपी रखी हुई है, तो वो कौन करेगा। तो आप सोचिए किसको अनाउंस करना चाहिए, श्रेय कौन लेगा, इसका क्रेडिट कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी ना डेफिनेटली। तो अब अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करते हैं, और वो भी बिफोर सोइंग की, जब से उगाना शुरू ना करें उससे पहले ही कर देते हैं। ओके डन, इधर एमएसपी की बात खत्म हो जाती है। अभी समझ लीजिए कि हमने वो सब तो कर लिया कि भाई अनाउंस भी कर दिया, अभी अगर कोई फार्मर बेचने आता है हमारे यहाँ पे, तो उसको प्रोक्योर कौन करेगा, खरीदा का कौन, तो खरीदेगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ विद कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हर जगह फूड कॉरपोरेशन भी शायद ना पहुंच पाए, तो दोनों साथ मिलकर इसको खरीदते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी मैं लिख दूं, चल लिख देता हूँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, ओके, ये आप पूरा समझ गए हो। अभी भी एमएसपी का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, अगर ट्रेस करें तो सबसे पहले 1965 में दी गई थी एमएसपी गेहूं के लिए, वीट के लिए, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन भाई फादर थे उनके, तो स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है, और उन्हीं की रिकमेंडेशन थी कि हमें भाई एमएसपी भी लानी चाहिए और देना चाहिए, तो सबसे पहली वीट पे दी गई थी। ओके, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर देखो एमएसपी का कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैकेनिज्म नहीं है, कुछ बातें देखनी है वो देख लीजिए, कि जो हमने बोला ना कि कॉस्ट एंड प्राइजेस को देखती है, अभी कौन सी कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे कौन सी को नहीं करेंगे वो तो देखना पड़ेगा। तो यस, तो भाई उसकी तीन प्रोसीजर होती है। एक तो होती है ए2, सिर्फ ए टू मतलब आपको जितनी कॉस्ट लगी है उतना पैसा। फिर होती है ए2 प्लस एफएल। एफएल में क्या होता है, फैमिली लेबर कि हो सकता है ना कि मैं खेत चलाता हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, उसको भी मैंने लगा दिया है, तो ये फैमिली लेबर है, वो काम काज कर रहे हैं, तो इसको भी लगाओ। अगर कि मैं फैमिली कोई और लेबर लगाता तो उसको मैं कॉस्ट देना पड़ता ना, मुझे 10,000 सैलरी 5,000 सैलरी, ये फैमिली में है तो नहीं देना पड़ता है, तो इसकी भी कॉस्ट को ऐड करना है। ठीक है, तो एक तो आपको खर्चा कितना हुआ वो, और साथ ही साथ फैमिली मेंबर दोनों को ऐड करो, ए2 प्लस एफएल, वो कॉस्ट हम देखते हैं। ठीक है, अभी समझ लीजिए अगर ये कॉस्ट 100 रुपए हो ना, तो हम इसका 1.5% देंगे, 1.5x देंगे, मतलब कि 150 रुपए हम कॉस्ट इशू करेंगे। जो ये इशू की ना कि इतना होना चाहिए, तो ये 1.5 इतना होगा। ओके, अगेन ये भी कौन रेकमेंड किया था, तो स्वामीनाथन कमेटी। क्या फार्मर्स इससे खुश है, नहीं खुश है, वो बोलते हैं हमें ए2 प्लस एफएल प्लस C2 भी प्रोवाइड कीजिए। C2 मतलब क्या होता है कि हो सकता है ना किसी फार्मर ने कोई लोन ली गई हो, तो भाई इसकी भी कॉस्ट प्रो हमें इसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि होता क्या है, यूजुअली इंडियन फार्मर लोन लेते हैं उनकी जमीन के ऊपर ताकि वो फार्मिंग कर पाए। अभी आप अगर ए2 प्लस एफएल पे ही दे रहे हो तो ये लोन का पैसा कैसे वो चुका पाएंगे, इसीलिए फार्मर बोलते हैं हमें चाहिए ए2 प्लस एफएल प्लस C2, ये बोलते हैं फार्मर, और हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ ए2 प्लस एफएल। अभी अच्छा बुरा कौन सा वो भाई भगवान जाने, क्योंकि अगर C2 इंक्लूड कर दिया ना, तो आप खुद सोचिए कि फार्मर को उसका भी पैसा दिया जा रहा है, तो फार्मर कितनी लोन उठाएगा, और इससे इनडायरेक्टली नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए, ये मैकेनिज्म हो गया कॉस्ट डिसाइड करने का। ओके, अभी कौन कौन से चीजों के ऊपर दिया जाता है, अरे यार ये मैंने नीचे बताया हुआ था, खामखा मैंने इधर इंक्लूड किया। ये देखो ए2
ये पूरा का पूरा है। C2 में रेंट और इंटरेस्ट देते हैं और FL में अनपेड फैमिली लेबर, ठीक है। ओके, कौन कौन से क्रॉप हैं? तो भाई 7 सीरियल्स हैं हमारे पास, 7 ऑयल सीड्स हैं, 5 पल्सेस हैं और 4 कॉमर्शियल क्रॉप हैं, ठीक है। और ऊपर ऊपर से देखेंगे तो 14 खरीफ क्रॉप, 6 राबी क्रॉप और 2 कमर्शियल क्रॉप, टोटल हो जाएंगे हमारे 22। बट एक्स्ट्रा हमने ऐड किया हुआ है तूरिया और डीएस कोकोनट, और ये हमारे हो जाते हैं 23। ये ना आप अभी कंफ्यूज होंगे, यार वैसे तो 24 हो गए, 25 हो गए, बट आप 23 ही पकड़ के रखिए, ठीक है, क्योंकि इन सब का फिक्स नहीं होता है कब कौन सा हो, इसलिए 23 आप क्रॉप पकड़ के रखेंगे। फिर उधर कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है तो अलग बात है। ओके, यस, ये जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये जो A2+FL, क्या ये वायलेट करता, MSP दे रहे हैं सॉरी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या ये WTO के बॉक्सेस को वायलेट करता है? देखो अभी मैं WTO के बॉक्सेस यहाँ पे नहीं समझा सकता हूँ, ऊपर से बता देता हूँ। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये बोला है कि आप फार्मर को एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते हो, और उसको उन्होंने ब्रैकेट बना ली है कि एक सब्सिडी होती है ग्रीन, एक होती है एम्बर और एक होती है ब्लू। एम्बर मतलब येलो कलर का, येलो नहीं अपना ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो ग्रीन में तो जो सब्सिडी है वो अलाउड है, ठीक है। ब्लू में है जो प्रोहिबिट है, नहीं दे सकते हो। और तीसरी होती है एम्बर की बीच वाली, कि कुछ हद तक दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो ये जो इंडिया MSP देता है ना, वो हमारी एम्बर बॉक्स के अंदर आती है, ये देख लीजिए एम्बर बॉक्स के अंदर आती है। और उस जिसमें हमने बोला है कि 10% ऑफ वैल्यू जितना आप टोटल डी मिनिमम दे सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज, उससे ज्यादा नहीं, हालांकि हम इसको वायलेट कर देते हैं। ओके, इसको भूल जाइए, 10% आपको वरी क्लिक नहीं होगा। 10% क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो 10% जितना कॉस्ट है उसका फार्मर को सपोर्ट कर सकते हैं, और जो डेवलप कंट्रीज है वो 5% जितना। तो इंडिया तो डेवलपिंग है तो वो 10% कर सकता है, बट हम वायलेट कर देते हैं इस 10% क्राइटेरिया को। और ये सब डिसाइड किसके थ्रू हुआ था? तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के थ्रू हुआ था। ओके, गॉट इट। तो भाई MSP आप अगर समझ गए हो तो बस इतना ही कनेक्ट करना है कि जो MSP है वो वायलेट करती है WTO बॉक्स के एम्बर बॉक्स को। WTO बॉक्सेस कौन कौन से हैं? तो भाई फार्मिंग के अंदर आप कितनी सब्सिडी दे सकते हो उसके क्राइटेरिया बताते हैं, ग्रीन, एम्बर और ब्लू के बॉक्सेस को बनाकर। ये ग्रीन सब्सिडी अलाउड है, एम्बर कुछ हद तक अलाउड है, ब्लू अलाउड नहीं है। गॉट इट? अब पूरा समझ गए हो, ठीक है ना? अभी MSP को इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक लाइन छूट गई यार, सॉरी, कि जो शुगर केन के हम ऊपर देते हैं ना MSP, उसको हम बोलते हैं FRP, फेयर एंड र्यूमिनरेटिव प्राइस, दैट्स इट। उसका नाम बस अलग से है, शुगर केन के ऊपर शुगर केन, और वो है FRP, शुगर केन ही रख लीजिए आप, बड़ी शुगर समझोगे। ओके चलो अभी ऊपर देख लो, किधर गया MSP, ये रहा, देख लीजिए कि भाई गारंटीड प्राइस पेड टू द फार्मर बाय गवर्नमेंट बाय प्रोक्योरिंग। इसके अंदर 22 क्रॉप्स है, 14 खरीफ, 6 राबी, 2 कमर्शियल, और इन एडिशन MSP दी जाती है तुरिया के ऊपर, DS कोकोनट के ऊपर, यही हमने नीचे लिखा था, वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। और कौन इसको रेकमेंड करता है? तो कैबिनेट कमिटी ऑन कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसको चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर फाइनल डिसीजन लेती है। ओके, ये सब हमने नीचे देख लिया है। ओके चलिए, क्लियर हो गया। MSP काफी अच्छा टॉपिक है, हो गया, अच्छा है। चलिए फिर है ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। तो भाई UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिलके मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। अभी देखो, पुअर हम किसको बोलते हैं? जिसके पास पैसा नहीं है, हमने कल परसों ही देखा वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में, ठीक है। बट हो सकता है ना किसी के पास पैसा तो है बट हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, या फिर उसका लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर, कि आप सिर्फ एक डायमेंशन नहीं देखोगे, आप मल्टी डायमेंशन देखोगे पॉवर्टी के। ओके, तो बस यही होता है। इस डायमेंशन के अंदर हम क्या करते हैं कि रेशियो निकालते हैं पहले, और फिर उसमें 1/3 वेटेज दे देते हैं कि भाई 1/3 है वेटेज हेल्थ का, 1/3 एजुकेशन का, और 1/3 लिविंग स्टैंडर्ड्स का। फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कितना पुअर है, ठीक है। अभी देखो, इस 1/3 के अंदर भी कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे कि हेल्थ के अंदर हम देखते हैं न्यूट्रिशन को और चाइल्ड मोर्टालिटी को, कि भाई चाइल्ड के अंदर कितना न्यूट्रिशन है अच्छा, और चाइल्ड मोर्टालिटी कितनी है। न्यूट्रिशन में क्या आगा? चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग और माल नरिशमेंट। फिर एजुकेशन के अंदर
ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कि कितने साल बंदा पढ़ रहा है, और दूसरा देखेंगे कि कितनी स्कूल की अटेंडेंस है, ओवरऑल एवरेज अटेंडेंस देखी जाएगी। ठीक है, कि भाई पढ़ा तो ठीक है बट अटेंडेंस तो 2 दिन ही आया है। ओके, फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, तो भाई कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है बनाने के लिए, जिधर वो रह रहे हैं वो कंडीशन सैनिटेशन है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, हाउसिंग, और एसेट्स, एसेट मतलब कितना उसके पास एसेट पड़ा हुआ है। ओके, क्लियर है आपको सभी कि ये ऐसा कुछ होता है। ये जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये हमने 2010 में शुरू किया था, और इसका मेन गोल क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.1 को अचीव करना, एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। अभी देखो इंडिया इसमें पीछे नहीं है। इंडिया क्या कर रहा है कि जो भी ऐसे बड़ी बड़ी इंडाइसेस है ना, इंडेक्सेस आते हैं, उसको हमने बना लिया कि हम अपने यहाँ पे बनाएंगे। अपना इनिशिएटिव है ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ, उसके अंदर हमने ये भी बना लिया है। ये ग्लोबल MPI दिखाता है हमें, ठीक है, UNDP और ऑक्सफोर्ड का। और हम क्या बनाए हैं, हम बनाए हैं नेशनल MPI, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और उनसे बेटर बनाया है। कैसे कि देखो, सबसे पहले उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में हमने 2 चीजें ऐड कर दी है, एक बैंक अकाउंट और दूसरा मैटरनल हेल्थ। तो ये अच्छी बात है भाई, गुड। फिर हमने अल्काई फॉस्टर मेथड का यूज किया है। अल्काई फॉस्टर मेथड मतलब क्या है कि कितने लोग पुअर हैं, सबसे पहले तो हेड काउंट कि कितने लोग पुअर हैं, हेड काउंट मतलब लोगों की संख्या, और दूसरा इंटेंसिटी कि इंटेंसिटी मतलब कितनी हद तक पुअर है भाई, इंटेंसिटी क्या है, कि दोनों को आप निकालोगे उसी को बोलेंगे अल्काई फॉस्टर मेथड। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो हम डेटा है वो किसके थ्रू यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटा, तो NHFS 5 का डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा, 2019-21 वाला डेटा हम यूज करते हैं। और एट लास्ट हमारा गोल क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.2 रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ बाय 2030। ठीक है, अब पूरा समझ गए ना अभी। ओके, अभी इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं, क्या भाई फाइंडिंग्स है। तो भाई बोला है कि जो कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे लोगों की हालत और खराब है। अक्रॉस पूरी 12 कंट्रीज 1.1 बिलियन पीपल है जो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। इंडिया के अंदर ये नंबर सबसे ज्यादा है, 234 मिलियन इन इंडिया। देखो ये डेटा को मैं बोलूंगा यूज मत करो, अपने नेशनल डेटा को यूज करो, जो भी आपको लिखा हुआ मिलता है उसको, ठीक है। बट हाँ, आपको बुरा ही दिखाना है, आंसर के अंदर कुछ बुरी बात लिखनी है तो आप यूज कर सकते हो, और नंबर अच्छा है 234 मिलियन, तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, काफी बड़ा हो गया यार बट ठीक है। अभी देखो RBI ने 4 NBFC को मना कर दिया है लोन देने से, ठीक है। ओके, सबसे पहले NBFC क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कि ये एक बैंक नहीं है बट फाइनेंशियल कंपनी है। ओके, तो देखो कंपनी है ना, तो ये रजिस्टर्ड किसके अंदर होगी, तो कंपनीज एक्ट 1956। ओके, ये क्या काम में एंगेज होती है, तो लेंडिंग एक्टिविटीज में एंगेज होती है, फाइनेंशियल है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेडिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऐसा बहुत कुछ काम कर सकती है। बट क्या ये डिपॉजिट ले सकती है, मतलब क्या NBFC पैसा ले सकती है, तो नहीं ले सकती है। तो देखो NBFC को पैसा लेना अलाउड नहीं है, बट हालांकि कुछ NBFC पैसा ले सकती है जिसको हम बोलते हैं NBFC-D, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, ठीक है। कुछ ले सकती है, सारी की सारी नहीं। ओके, आप मतलब समझ गए हो, ठीक है। अभी इसी NBFCs को हमने 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है, उसके रिस्क बेस पे, उसकी एक्टिविटी के और उसकी साइज के ऊपर। ओके, सबसे पहले आती है बेस लेयर पे NBFC। ये वो NBFC है जो यूजुअली लोगों को पैसा बांटती है कि हमारे जैसे लोगों को कोई पर्सनल लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, तो जो पैसा देंगे वो ये बेस लेयर की NBFC है। और इसका थ्रेशोल्ड होता है 1000 करोड़ तक का, और इसका रिस्क भी हाई होता है। क्यों, क्योंकि यही तो लोन दे रहा है, ठीक है। फिर इससे एक लेवल आप ऊपर चली जाओगे तो आपको मिलेगी मिडिल लेवल लेयर की NBFC। ये क्या काम करती है कि ये किसी लोन को खरीद लेती है, मतलब बेस लेयर के पास कोई लोन है, वो हो सकता है इसको ट्रांसफर कर दे, फिर अपने एसेट्स हैं उनको कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, ट्रेड करना, फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेडिंग में लेके आना, वो सब इनका काम है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज के साथ जो जुड़ी हुई है
वो ये कंपनी है, सिक्योरिटीज तो नहीं बोलना चाहिए बट एसेट मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है, उसको ये बोलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर की भी एनबीएफसी आती है, ये उससे भी स्ट्रांग है। ये क्या काम करती है, तो ये मेन फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को देखने का काम करती है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम करती है, ये अपने फंड्स को मैनेज करती है, ये वो याद रखने का जरूरत नहीं है आपको, चलेगा। और सबसे ऊपर आती है टॉप लेयर एमबीएसपी। ये यूजुअली एमटी होती है, एमटी टॉप लेयर, इसके अंदर कोई खास नहीं होते हैं। और इसका मेन काम होता है सुपरवाइजरी करना, ठीक है। अपर लेयर के अंदर अबाउट 25 to 30 अपर लेयर एनबीएफसीज होती है, और फिर उसके नीचे और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ओके चलिए, अब बात समझ गए सारी की सारी, ठीक है। अभी एनबीएफसी और कौन कौन सी हो सकती है, तो भाई नेशनल हाउसिंग बैंक भी एक एनबीएफसी है। फिर आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस का, तो भाई वो भी एनबीएफसी है। तो ऐसी बहुत सारी होती है, ठीक है, हर एक में हम नहीं जाएंगे बट होते हैं। ओके, एनबीएफसी डिफरेंट फ्रॉम बैंक कैसे है, तो सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं लोगों से पैसा, बट हाँ एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग ले सकती है। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में ये कोई चेक इशू नहीं कर सकते हैं। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस जो भी उनका होता है, सॉरी, अगर एनबीएफसी डिपॉजिट लेती है तो इसके अंदर डिपॉजिटर को कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं मिलता है, ठीक है। क्या तो यूजुअली बैंक में मिलता है, यस मिलता है, 5 लाख तक के पैसे आपको मिलते हैं। कि समझ लीजिए मैंने किसी बैंक में पैसा डाला है और वो बैंक में आग लग जाती है, तो 5 लाख तक मुझे पैसा मिल जाएगा मेरा, अगर होगा तो। उससे ज्यादा होगा तो वो नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए, एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है, तो सबसे पहले आरबीआई भी बहुत हद तक करता है बहुत सारी जगह पे, फिर सेबी करता है, फिर इरडा करता है, डिपेंड्स कि कौन सी कैटेगरी में वो है। फिर मैंने ये बता दिया ना, नेशनल हाउसिंग बैंक ये एनबीएफसी रेगुलेटरी वो भी करता है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये नेशनल हाउसिंग बैंक ना हाउसिंग के साथ जुड़ी हुई जो एनबीएफसी है ना उसको रेगुलेट करता है, मैंने शायद उसको एनबीएफसी बोल दिया, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि अभी ना एआई के ऊपर डिफेंस सेक्टर में क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं उसकी बात की है। कल हमने देखा था कि एआई की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में क्या थ्रेट आ सकते हैं, आज देख रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर में, और कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उसका हमने फ्रेमवर्क बनाया है, इवेल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। ओके, ये क्या करेगा, तो इट इज अ रिस्क बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करेगा। ओके, प्रिंसिपल क्या क्या है, तो रिएबिलिटी, फेयरनेस, प्राइवेसी, रोबस्टनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा। ये डिफाइन करता है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्राइटेरियाज जो कि जरूरी है हमें ट्रस्टवर्दी एआई के लिए। ओके, सबसे पहले भाई एआई कैसे रिवोल्यूशनाइज कर रहा है इस सब चीजों को। इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम आ रही है, जैसे कि इजराइल के यूएवी हार्पी एंड हेरॉप। आप सोचिए किसी पायलट को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूएवी अपना काम कर देता है। फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यार, लाइक सर्वत्र पहचान, ये किसके लिए है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन और इंटीग्रेटेड कमांड स्टेशन है, यहाँ से सबको आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए उसमें ये आपको हेल्प करेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग आपकी करवा देगा, जैसे कि यूज ऑफ स्टॉर्म ड्रोन बाय इंडियन आर्मी, ये भी इंडिया का ही है, सर्वत्र पहचान। तो यस, आप ये भी लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया एआई का यूज करते हुए अपने डिफेंस सेक्टर को और कैपेबल बना रहा है। फाइन, अभी देख लीजिए कि कंसर्न क्या क्या है। सबसे पहले एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, कि भाई एग्जांपल है उसका किलर रोबोट। अभी किलर रोबोट को पता थोड़ी ना है कि कौन से लोग हैं वो इनोसेंट है और कौन से हैं वो अपने दुश्मन है, वो किसी को भी उड़ा देगा भाई। फिर दूसरा, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है डेफिनेटली, अगर कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। अब तो बोल दो कि यार ये तो रोबोटिक एरर हो गया, बट इट इज रॉन्ग, राइट। तो एथिकल एंड लीगल एम्बिग्यूटीज है। अदर इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, लैक ऑफ रियाबिलिटी है, प्रमोटिंग अनरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट हम कर रहे हैं इसका यूज करते हुए। इवन रिसेंटली देख लीजिए, हमने कल परसों ही देखा था ना कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर ड्रैगन ड्रोन का यूज किया। ड्रैगन ड्रोन, ये ड्रोन क्या है, तो अपने मुंह से ये अपने मतलब मैकेनिज्म से ये फायर निकाल सकते हैं, थर्माइट वाली फायर जो कि बुझ ही नहीं सकती। अभी सोचिए अगर ये सिविलियन के ऊपर यूज हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार बनेगा, कोई भी नहीं। इसीलिए एआई इन डिफेंस इज फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, इज नॉट एट ऑल गुड। कुछ हद तक आप यूज कर लीजिए, बाकी आपको यूज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि एआई के अंदर एम्पैथी और कंपैशन नहीं होता है, वो सिर्फ रोबोटिक्स के ऊपर काम करता है। ओके चलिए, स्टेप्स टेकन बाय एआई फॉर इंडिया, अडॉप्शन ऑफ एआई इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस एआई काउंसिल हमने बनाई है, फिर डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी, फिर एआई रोड मैप फॉर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स फ्रेमवर्क, जिसमें हम डिफेंस सेक्टर से स्टार्टअप को और इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज ही हमारी, ऊपर तो सब हमने कवर कर लिया है, एमएसपी देख लिया। फिर है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू बनाया हुआ है। ये पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका काम क्या है, तो भाई पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हेल्प करना, ठीक है, इसलिए इसका नाम टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है। ये जो रिकमेंडेशन दिया जाता है फिर मिनिस्ट्री के पास ये भेजी जाती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो इनको फाइनल अप्रूवल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, फिर है लाइन ऑफ क्रेडिट। अभी देखो क्रेडिट कार्ड जैसे होता है ना कि बैंक वाले हमें कुछ टाइम के लिए पैसा उधार देते हैं कि आप यूज कर लो, फिर यूज हो जाए तो आप वापस भर देना, यही होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। बट ये होता है दो देशों के बीच में साइन। अभी इंडिया ने दिया है मॉरिशियस को लाइन ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या है भाई, तो मॉरिशस को जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो इंडिया से पैसे ले सकता है। अभी देखो इसमें कुछ अमाउंट मेंशन होता है, यहाँ पे मेहता नहीं गया है और मैं भूल गया कितना था, कि समझ लीजिए 100 रुपए दिए हैं तो मॉरिशस को जब भी चाहिए इंडिया से वो 100 रुपए उधार ले सकता है, और जब उन्हें देना हो तब लौटा दे, फिर वरी लेना हो तो वरी ले ले, बट उनकी 100 रुपए ही लिमिट होती है, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है बढ़ा दे, कि इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिया तो बढ़ा दे, बट याद क्या रखना है, पहली बार इंडिया ने फर्स्ट एवर रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। रूपी डिनोमिनेट मतलब कि रूपी में ये क्रेडिट है कि आपको पैसा मिलेगा रुपीज में मिलेगा। इससे क्या होगा कि यूपी का इंटरनेशनलाइजेशन हम कर पा सकते हैं इजीली। तो देख लीजिए, ये कोई ग्रांट नहीं है बल्कि सॉफ्ट लोन है जो कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करते हैं, विच हैज टू बी रिपेड बाय बोरोइंग गवर्नमेंट। यस, ये प्रमोट करता है इंडियन एक्सपोर्ट को, क्योंकि रूपी में दिया है ना, आप खुद सोचिए क्या फायदा करेगा, तो इंडिया का भी प्रमोट करेगा। यस ओके चलिए, और कुछ काम का नहीं, हटाइए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने देख लिया है और ये भी पीवाईक्यू का पार्ट है। फिर बशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स, तो भाई साउथ अफ्रीका के अंदर 2 बिलियन ईयर पुराना रॉक था, उसके अंदर हमें लिविंग माइक्रोब्स देखने को मिले हैं, डिस्कवर हुए हैं, दैट्स इट, यही न्यूज थी, ठीक है। ये ओल्डेस्ट एग्जांपल मिलता है लिविंग माइक्रोब्स का जो में एशियंट रॉक में से मिले हो। ओके, ये बशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पड़ता है, तो इग्नियस इंट्रूजन विद इन अर्थ क्रस्ट है इन साउथ अफ्रीका। मतलब क्या इन शॉर्ट बोला ये इग्नियस इंट्रूजन का, कि अर्थ के अंदर मैग्मा रहता है, ठीक है, ये मैग्मा स्लोली बाहर आके जब कूल होता है अर्थ सरफेस बनाता है, अर्थ सरफेस के नीचे जो ये चेम्बर्स बना देता है कूल्ड और पत्थर की, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 66,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसी एरिया के अंदर हमें 70% ऑफ वर्ल्ड माइंड प्लेटिनम मिलता है, ठीक है। ये बस एरिया आप याद रख लिए, बशवेल इग्नियस कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम के लिए फेमस है और कहाँ पे है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर है। ओके, फिर है ग्रीन और ब्लू वाटर। सबसे पहले ब्लू वाटर, जो वाटर हमें ग्राउंड वाटर है, लेक्स में, रिवर में, रिजर्वर में मिलने को मिल रहा है, वो ब्लू वाटर है और ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू रिचार्ज हो जाता है, बारिश आती है तब। दूसरा है ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर क्या है, तो जो वाटर प्लांट्स या फिर कोई ट्रीज है उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसको हम बोलते हैं ग्रीन वाटर, ठीक है। ये मॉइस्चर इन सॉइल एंड वेजिटेशन की बात करता है, जो पानी प्लांट्स यूज कर रहे हैं और जो पानी सॉइल के अंदर मॉइस्चर के रूप में पड़ा हुआ है उसको, ठीक है। तो दैट इज ग्रीन वाटर। ओके, फिर है हुलॉक गिबन। तो भाई नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अपनी परमिशन को डिले कर दिया है कि अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन इन असम होलोंगपर गिबॉन सेंचुरी। ये एक लौती सेंचुरी है जो कि पर्टिकुलरली गिबॉन के लिए काम कर रही हो, ठीक है। अभी भाई गिबॉन क्या है, तो ओनली एप स्पीशीज फाउंड इन आवर कंट्री। इसमें 2 टाइप के गिबन आते हैं, एक है वेस्टर्न हुलॉक गिबन और दूसरा है ईस्टर्न हुलॉक गिबन। ये जो वेस्टर्न है वो ज्यादा रेंज में हमें मिलते हैं ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, और जो ईस्टर्न है वो हमें अरुणाचल और असम के कुछ पार्ट्स में ही मिलते हैं। वेस्टर्न वाले हैं वो इंडेंजर्ड है और ईस्टर्न वाले हैं वो वल्नरेबल हैं, ठीक है।
और हाँ, दूसरा आपको इससे क्या पता चल जाएगा कि कोई अगर ऐसी चीजों में एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस चाहिए, परमिशन चाहिए, तो वो कौन देगा आपको? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ देगा। ये कौन से एक्ट के थ्रू बनता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, आगे देखते हैं। हाइपर यूनिफॉर्मिटी, देखो समझने का मतलब नहीं है इसको, ऊपर से मैं बता देता हूँ कायदे से। तो देखो, एक ना एग्जांपल से ही आप समझ लीजिए कि अ, मैं 100 लोगों को खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और ऐसे उल्टा सुल्टा मिक्सचर में सब लोग खड़े हैं, पूरा कोई भी उसमें पैटर्न नहीं है, सब उल्टे सुल्टे खड़े हुए हैं, और बहुत सारे बीच में जगह है। कोई हो सकता है कि कोई एक जगह पे इतना 10-15 ग्रुप में खड़ा हो, बीच में बहुत खाली खाली जगह है, ऐसे बीच में ये खाली जगह इतनी सारी, और यहाँ पे एकदम क्लम्स है, ये हो सकता है एक। और दूसरा समझ लीजिए कि जैसे सोल्जर्स खड़े रहते हैं परेड के दौरान, एकदम यूनिफॉर्मिटी में, कि एकदम यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, एकदम पैरेलल है सबके, और डिसिप्लिन। तो ये दोनों के बीच में जो पड़ता है, कि मतलब किसी ने पैरेलली खड़ा तो नहीं करवाया है, बट एकदम यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, मतलब इस तरीके से कुछ खड़े हुए हैं कि कोई यूनिफॉर्मिटी तो हमें नहीं देखने को मिल रही है, बट कोई क्लम्स भी देखने को नहीं मिल रहा है, कि ऐसा भी नहीं है कि किसी एक जगह पे बहुत सारे खड़े हैं, किसी एक जगह पे बहुत सारी खाली जगह है। बस इसी चीज को हम बोलते हैं हाइपर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। बस यही यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बिहाइंड रिसेंटली डिस्कवर्ड एक्सोटिक क्या डिस्कवर्ड किया था हमने? कोई एक मैटर डिस्कवर्ड किया था डिसऑर्डर स्टेट में, जिसको हमने हाइपर यूनिफॉर्मिटी बोला है। टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? कोई मीडिया के ऊपर डेंसिटी फ्लक्चुएशन इन लॉन्ग वेव लेंथ रेंज डीके टू जीरो। ओके, बाकी कुछ ध्यान रखने का जरूरत नहीं। एप्लीकेशन क्या क्या है? तो फोटोनिक डिवाइसेस के अंदर में काम आएगा, डेटा ट्रांसमिशन में हमें काम आ सकता है, फिर साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के सेल में भी हमें काम आ सकता है। देखो, ऐसे कोई अतरंगी आपको वर्ड मिलता है ना अगर एग्जाम के अंदर की इसका काम क्या है, जैसे कि हाइपर यूनिफॉर्मिटी, यूजुअली सबको ना आप टिक ही मारोगे कि यस, इसका ये वर्क भी हो सकता है, ये भी ये कर सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर है, और फ्यूचर में हो सकता है ये हाइपर यूनिफॉर्मिटी का हम ब्रेन में भी यूज कर लें। तो आपको ऑप्शन में आता है कि क्या इसका ब्रेन के मैकेनिज्म में यूज है? तो हाँ भाई है, यस। ओके, फिर लास्ट है हमारा PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्कली सब्सटेंसेस। ओके, समझाते हैं हम, ठीक है। ये फॉरएवर केमिकल्स भी होते हैं, क्योंकि एक बार ये अगर कहीं पे घुस जाए तो इजीली ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है। इसकी हिस्ट्री क्या है पता है? डिफेंस सेक्टर के अंदर जब वॉर चल रही थी, तब जो टैंक आती है ना बड़ी बड़ी, उस टैंक के अंदर ऐसा हमें देखने को मिला कि भाई ये कोरोजन होने लगता है, जंग लग जाता है धीरे धीरे, या फिर कोई केमिकल गिरते हैं तो वो बिगड़ जाती है। तब किसी एक साइंटिस्ट ने ये केमिकल बनाया था, ये परफ्लोपॉलीऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और उसको टैंक के ऊपर लगा दिया, और फिर भाई जो रिजल्ट थे वो आउटस्टैंडिंग थे, टैंक बिगड़ना बंद हो गई, और कोई केमिकल की असर नहीं हो रही थी, ऐसा कि हाँ भाई ये तो गजब हो गया। फिर एक और साइंटिस्ट आता है, उन्हें लगता है कि भाई सिर्फ टैंक में ही क्यों, ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये यूज कर सकते हैं, कि हमें ये बर्तन पे लगा देना चाहिए, कि इसको लगा देंगे तो बर्तन खराब ही नहीं होंगे। तो बस हमने लगा दिया। तब हमें इसके रिpercussions पता नहीं थे, बाद में जाके पता चले कि भाई ये डेफिनेटली डिग्रेड तो नहीं होता है, पर ये कभी भी डिग्रेड नहीं होता है, ये एक बार ह्यूमंस के अंदर चला गया तो भी डिग्रेड नहीं होगा। इसलिए ये हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं सेवरल, जैसे कि कैंसर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं। इसीलिए इसको हमने फिर रिसर्च एंड एनालिसिस किया, और हर जगह से बंद, मतलब बहुत सारी जगह से बंद कर दिया है। हालांकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे बर्तनों में ये PF लगा हुआ हमें मिल जाता है, बट हाँ, यूज करना चाहिए। बर्तन ही क्या भाई, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कारपेट्स में, फैब्रिक्स में, बहुत सारी जगह पे। इवन स्टॉकहोम कन्वेंशन जो की बात करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की, उसने भी ये PFAS को लिस्ट किया हुआ है कि ये भी नुकसान करता है, ठीक है। न्यूज में क्यों था भाई? तो ये गट के माइक्रोबायोटा को भी डिसरप्ट करता है, बस दैट्स इट। ओके, लास्ट न्यूज हमारी मॉरिटानिया। प्रेसिडेंट रिसेंटली विजिट किया है मॉरिटानिया। देखो, कल हमने देखा था अल्जीरिया गए थे, फिर मॉरिटानिया भी गए हैं बाजू में। अभी देखो, बात की तो कुछ मॉरिटानिया का खास नहीं है, बट बाजू की कंट्री आप देख लीजिए कि वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माले, सेनेगल, दैट्स इट।
और ये भाई सहारा डेजर्ट का पार्ट है, वो देख लेना। इसमें रिवर, ये सेनेगल रिवर यहाँ पे होती है, सेनेगल रिवर्स भी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी है, और यहाँ पे विंड्स चलते हैं जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और हरमतन विंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये देख लीजिए सहारा जो है ना, सहारा डेजर्ट, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। ये है सहारा डेजर्ट, इन सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। ये हमारा मोरिटानिया, पेन बदल देता हूँ, मोरिटानिया, उसके ऊपर का वेस्टर्न सहारा, फिर माले, अल्जेरिया, नाइजर, चैड, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, यूजुअली इन सारी कंट्रीज के अंदर हमारा सहारा डेजर्ट है। ओके, क्या इसका कोई ट्रिक ब्रिक है? नहीं भाई, मैंने कोई इसका ट्रिक नहीं बनाया। आप 10 बार इसको देख लो, आप ऐसे ही याद कर लोगे, ठीक है, कि हाँ ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जो ऊपर की सारी कंट्रीज है उसमें हमारा सहारा डिजर्ट मिलता है। ओके, मोरक्को के अंदर टच नहीं होता है, बट हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एरिया हो जाओ तो भी फाइन है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो सहारा है ना, सहारा के नीचे ही आपको हल्का सा रीजन मिल जाएगा जो मिक्स है, सहारा से हल्का कम गर्म, उसको हम बोलते हैं साहिल रीजन। अगेन अफ्रीका के सारी ऊपर की कंट्री में अगर सहारा है तो हल्का उसके नीचे की कंट्रीज में साहिल रीजन मिल जाएगा। फिर अगेन इसके भी नीचे आप जाओगे ये वाले एरियाज में, और नीचे भी है ये वाले एरिया में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सवाना। सवाना मतलब ये ग्रासलैंड्स है, ये हरे हैं। तो देखो ट्रांजिशन जोन मिल रहा है ना, ये एकदम गर्म, ये हरियाली, और इसके बीच का ट्रांजिशन जोन वो है साहेल रीजन, ठीक है। दैट्स इट, यही था हमारी आज की न्यूज में। ये बाकी के डेजर्ट्स आपको देखने तो आप देख सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टू मेक दिस वीडियो एंड टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, बट इट्स फाइन। इफ यू लाइक इट यू कैन लाइक इट। सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।